मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ बेइंतहा इश्क, एक जिद्दी दास्तां का पार्ट 10। अगर आपने इसके पहले 9 पार्ट्स नहीं सुने हैं तो एक बार जरूर सुनिए, ताकि आप इस कहानी को और अच्छे से महसूस कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्यन का ये ऐलान कोर्ट के बाहर मौजूद हर शख्स के लिए एक धमाका था। सिया को लगा था कि उसकी सच्चाई आर्यन को बदल देगी, पर आर्यन ने तो उसे अपनी जीत का इनाम समझ लिया था। आर्यन की गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। सिया अंदर बैठी कांप रही थी और अपनी उंगली में फंसी उस भारी हीरे की अंगूठी को देख रही थी, जो उसे किसी हथकड़ी से कम नहीं लग रही थी। आप ऐसा नहीं कर सकते आर्यन, शादी कोई व्यापार नहीं है, सिया ने चिल्लाकर कहा। आर्यन ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से सिया का चेहरा अपनी तरफ घुमाया। उसकी नजरें सड़क पर थी, पर उसकी आवाज में एक अजीब सा पागलपन था। मेरे लिए हर चीज एक व्यापार है सिया, और इस सौदे में मुनाफा सिर्फ मेरा होगा। तुम कल रायचंद खानदान की बहू बनोगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। हवेली पहुंचते ही आर्यन ने नौकरों को हुक्म दिया कि सिया को ऊपर के सबसे बड़े स्वीट में ले जाया जाए और उसे कल सुबह तक बाहर न आने दिया जाए। गायत्री देवी ये सब देख रही थी, पर आर्यन के खौफनाक तेवर देखकर उन्होंने भी चुप रहना ही बेहतर समझा। रात के सन्नाटे में सिया ने भागने की कोशिश की, पर कमरे के बाहर 2 हथियार बंद गार्ड्स तैनात थे। वे हार कर बिस्तर पर बैठ गई। तभी दरवाजा खुला और आर्यन अंदर आया। उसने हाथ में एक लाल जोड़ा लिया। उसने लहंगा बिस्तर पर फेंका। इसे पहन लेना, कल सुबह 10 बजे मंडप तैयार होगा। मैं ये नहीं पहनूंगी। सिया ने लहंगे को जमीन पर फेंक दिया। आर्यन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। वे उसके करीब आया और उसे अपनी बाहों में भरकर जोर से जकड़ लिया। मत पहनो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इसी हाल में सबके सामने ले जाऊं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, पर याद रखना, तुम्हारी जिद मेरी जिद के सामने बहुत छोटी है। उसने सिया की गर्दन पर अपने होठों से एक निशान छोड़ दिया, जैसे वे अपनी मुहार लगा रहा हो। कल से तुम पूरी दुनिया के लिए मिसेस आर्यन रायचंद होगी, लेकिन इस कमरे के अंदर तुम सिर्फ मेरी कैद में होगी। अगली सुबह हवेली को फूलों से सजाया गया था, पर माहौल किसी मातम जैसा था। सिया को तैयार करके मंडप तक लाया गया। वे किसी बेजान गुड़िया की तरह लग रही थी। आर्यन शेरवानी में किसी सहसा की तरह लग रहा था, पर उसकी आंखों में प्यार की जगह जीत का गर्व था। जैसे ही पंडित जी ने फेरों के लिए कहा, हवेली का मुख्य दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। सब लोग चौंक गए। वहां पुलिस की एक टीम खड़ी थी और उनके साथ एक औरत थी जिसका चेहरा घूंघट से ढका था। ये शादी नहीं हो सकती, उस औरत ने कहा। आर्यन की मुट्ठियां भींच गई। तुम कौन हो और मेरी शादी रोकने की हिम्मत कैसे की? उस औरत ने अपना घूंघट उठाया। उसे देखते ही गायत्री देवी के हाथ से पूजा की थाली गिर गई और आर्यन का रंग उड़ गया। वे कोई और नहीं बल्कि आर्यन की माँ थी, जिन्हें सब मरा हुआ समझते थे। आर्यन, इस लड़की की जिंदगी बर्बाद मत करो, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पिता ने मेरी की थी, उसकी माँ ने तल्ख लहजे में कहा। हवेली में सन्नाटा छा गया। सिया ने उम्मीद भरी नजरों से आर्यन की माँ की तरफ देखा। क्या ये शादी रुकेगी या आर्यन अपनी माँ के खिलाफ जाकर भी अपनी जिद पूरी करेगा? हवेली के मंडप में ऐसा सन्नाटा छा गया था कि गिरती हुई सुई की आवाज भी धमाके जैसी लगती। आर्यन, जो अब तक खुद को खुदा समझ रहा था, अपनी माँ जानकी रायचंद को देखकर कांप उठा।
उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और सालों का दर्द एक साथ उमड़ पड़ा। आप तो मर चुकी थी। आर्यन की आवाज फटी हुई थी। उसने अपनी माँ की तरफ एक कदम बढ़ाया, पर फिर रुक गया, जैसे कोई पुरानी जहरीली याद उसे डस रही हो। मरी नहीं थी आर्यन, मार दी गई थी। इस घर की रवायतों और तुम्हारी दादी की गुरु ने मुझे जिंदा दफन कर दिया था। जानकी ने गायत्री देवी की तरफ देखकर कहा, जो सोफे का सहारा लेकर खड़ी थी। ये सब झूठ है, गायत्री देवी चिल्लाई। आर्यन, ये औरत सिर्फ तुम्हें गुमराह करने आई है। अपनी शादी पूरी करो। आर्यन ने एक पल सिया की तरफ देखा और फिर अपनी माँ की तरफ। उसने झटके से सिया का हाथ पकड़ा और उसे मंडप से खींचकर अपनी माँ के सामने खड़ा कर दिया। आप 20 साल बाद सिर्फ ये कहने आई हो कि अपनी शादी रोक दूं? जहां थी वहीं रहती। अब आप मेरे लिए कोई नहीं हो। आर्यन, तुम जिद कर रहे हो। जानकी ने उसकी बाह पकड़ी। ये लड़की तुमसे प्यार नहीं करती। तुम इसे अपनी कैद में रखकर वही गलती कर रहे हो जो इस खानदान के मर्दों ने हमेशा की है। क्या तुम चाहते हो कि कल को ये भी मेरी तरह खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए? उसने पंडित जी की तरफ देखा। मंत्र पढ़िए, ये शादी आज ही होगी और अभी होगी। सिया, जो अब तक खामोश थी, उसने अपनी पूरी ताकत से अपना हाथ आर्यन की पकड़ से छुड़ाया। उसने अपना भारी सिंदूर का थाल उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। लाल रंग पूरे फर्श पर बिखर गया, जैसे कोई अशुभ संकेत हो। बस बहुत हुआ आर्यन रायचंद। सिया की आवाज में इस बार खौफ नहीं, एक ललकार थी। आपकी माँ सही कह रही है। आप एक ऐसे सांचे में ढल चुके हैं जिसमें सिर्फ नफरत और कब्जा है। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, चाहे आप मुझे जान से मार दें। आर्यन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और उस सीधे अपनी ही कनपटी पर रख ली। पूरे हॉल में चीखें गूंज उठी। आर्यन, ये क्या पागलपन है? जानकी चिल्लाई। सिया, अगर तुमने अगला कदम फेरों की तरफ नहीं बढ़ाया तो अगली गोली मेरे दिमाग के पार होगी। मैंने कहा था ना, जो मेरा नहीं हो सकता उसे मैं इस दुनिया में रहने ही नहीं दूंगा, चाहे वो मैं खुद ही क्यों ना हो। आर्यन की आंखें लाल थी। वह पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो चुका था। सिया जम गई। उसे पता था कि आर्यन जितना रूड है उतना ही क्रेक्ट भी। वह सच में खुद को गोली मार सकता था। तभी हवेली की लाइटें अचानक गुल हो गई। अंधेरे में सिर्फ गोलियों के चलने की आवाज आई। चीख पुकार मच गई। जब कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई तो मंडप खाली था। सिया गायब थी। आर्यन का माथा चकरा गया। उसने नीचे देखा। वहां एक काला नकाब पड़ा था और एक पर्ची जिस पर लिखा था, खेल अब मेरा है भाई। शादी तो होगी पर दूल्हा तुम नहीं, मैं हूँ। वरुण जेल से भाग चुका था। उसने अपनी माँ और भाई की इस लड़ाई का फायदा उठाकर सिया को किडनैप कर लिया था। आर्यन ने गुस्से में पास पड़े फूलों के गमले को लात मारी। वरुण, मैं तुझे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि जहन्नुम भी तुझे पनाह देने से डरेगा। हवेली का मंडप अब एकदम शांत था। चारों तरफ बिखरा हुआ सिंदूर और टूटे हुए कांच आर्यन की हार का गवाह दे रहा था। वरुण ने एक ही चाल में आर्यन का गुरूर और उसकी जिंदगी दोनों छीन ली थी। आर्यन अपनी पिस्तौल हाथ में लिए पागलों की तरह हवेली के बाहर भागा। उसकी आंखों में वो आग थी जो सब कुछ भस्म कर देने के लिए काफी थी। जानकी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर आर्यन ने उन्हें झटके से पीछे हटा दिया। अब बीच में मत आना माँ, आज या तो वो बचेगा या मैं। आर्यन की आवाज किसी घायल भेड़िए की तरह थी। तभी उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आया। स्क्रीन पर वरुण का चेहरा था।
वह एक पुरानी कबाड़ खाना जैसी जगह पर था। पीछे सिया एक लोहे की कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके मुंह पर कपड़ा बांधा गया था और उसकी आंखों में बेपनाह खौफ था। देख लो भाई, तुम्हारी दुल्हन मेरे पास कितनी सुरक्षित है। वरुण जहरीली हंसी हंसा। उसने एक जलती हुई मसाल सिया के चेहरे के करीब लाई। अगर तुम आधे घंटे के अंदर शहर के पुराने मील पर नहीं पहुंचे तो मैं इस खूबसूरत चेहरे को हमेशा के लिए दागदार कर दूंगा। आर्यन ने बिना एक पल गंवाए अपनी स्पोर्ट्स कार स्टार्ट की। गाड़ी की रफ्तार 150 के पार थी। वह हर रेड सिग्नल तोड़ता हुआ जा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, सिया को कुछ नहीं होना चाहिए। आर्यन जब मिल पर पहुंचा तो वह सन्नाटा था। वह अंदर दाखिल हुआ, हाथ में पिस्तौल और सीने में धड़कता हुआ इंतकाम। अचानक ऊपर से एक भारी लोहे का जाल गिरा, जिसमें आर्यन की पिस्तौल टूट जा गिरी। वरुण ऊपर की बालकनी से नीचे उतरा। स्वागत में बड़े भाई, बिना हथियार के आप थोड़े कम डरावने लगते हैं। सिया कहाँ है? आर्यन दहाड़ा। वह जाल के अंदर कैद था। सिया? वह तो बस एक जरिया थी तुम्हें यहाँ बुलाने का। वरुण ने एक रिमोट दबाया और पास ही एक पर्दा हटा। वहां सिया एक ऊंचे क्रेन से लटकी हुई थी, जिसके नीचे खोलता हुआ तेजाब का एक बड़ा टैंक था। सिया की सिसकियां पूरे मील में गूंज रही थी। आर्यन का कलेजा मुंह को आ गया। वरुण, तुझे जो चाहिए ले ले। जायदाद, पैसा, नाम सब ले ले, बस उसे छोड़ दे। जायदाद तो मैं छीन ही लूंगा, पर मुझे तुम्हारी आंखों में हार देखनी है आर्यन, वरुण ने क्रूरता से कहा। उसने क्रेन का लीवर थोड़ा और नीचे कर दिया। सिया का पैर तेजाब के टैंक से बस कुछ इंच की दूरी पर था। आर्यन ने जाल के अंदर ही अपने घुटने टेक दिए। वही रूड और घमंडी आर्यन रायचंद आज अपने दुश्मन के सामने हाथ जोड़ रहा था। प्लीज वरुण, उसे मत मार, मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। वरुण हंसा और उसने एक चाबी नीचे फेंकी। ये उस जाल की चाबी है और सामने वो बटन है जिससे क्रेन रुक जाएगी। पर जैसे ही तुम जाल से बाहर निकलोगे, मेरे स्नाइपर्स तुम्हें शूट कर देंगे। अब तुम तय करो, अपनी जान या अपनी जिद। आर्यन ने एक पल के लिए सिया की तरफ देखा। सिया जोर जोर से अपना सिर हिला रही थी। वे आर्यन को मना कर रही थी, लेकिन आर्यन के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने चाबी उठाई और जाल का ताला खोल दिया। जैसे ही वह बाहर निकला, एक गोली उसके कंधे की चीरती हुई निकल गई। आर्यन, सिया के मुंह से कपड़ा हटते ही उसकी चीख निकली। आर्यन गिरा, पर वह फिर उठा। उसकी गोली उसके पैर में लगी। वह लड़खड़ाते हुए उस बटन की तरफ बढ़ रहा था। खून के निशान फर्श पर छप रहे थे। आर्यन के शरीर से खून बह रहा था, पर उसकी निगाहें सिर्फ उस लाल बटन पर टिकी थी जो सिया की जान बचा सकती थी। वरुण ऊपर खड़ा अट्टहास कर रहा था। उसे लग रहा था कि उसने आर्यन रायचंद को घुटनों पर ला दिया है। पेश है एक और गोली चली, जो सीधे आर्यन के बाजू को चीर गई। वह जमीन पर गिर पड़ा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। फर्श पर उसके खून की एक लंबी लकीर बन गई थी। आर्यन, रुक जाइए, मत आइए आगे, प्लीज। सिया ऊपर क्रेन से लटकी चीख रही थी। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वह देख रही थी कि जो इंसान कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज उसके लिए गोलियां खा रहा है। वरुण ने हाथ में लगा हुआ टाइमर देखा। बस 10 सेकेंड आर्यन, उसके बाद क्रेन का लॉक खुद ब खुद खुल जाएगा और तुम्हारी जिद इस तेजाब में पिघल जाएगी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत
बटोरी और एक जोरदार छलांग लगाकर उस कंट्रोल पैनल के पास पहुंचा। उसने अपना खून से लथपथ हाथ उस बटन पर दे मारा। क्रेन रुक गई। ट्रेन से महज 1 इंच ऊपर सिया की सांसें अटक गई। वे सुरक्षित थी। वरुण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू नहीं सुधरेगा, अब तू मर। जैसे ही वरुण ने अपनी बंदूक की नली आर्यन की तरफ तानी, मील का पिछला दरवाजा धड़ाम से टूटा। पुलिस की एक पूरी टीम और उनके साथ जानकी रायचंद अंदर दाखिल हुई। वरुण, हथियार नीचे डाल दो। वरुण ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, पर आर्यन, जो अब तक अधमरा लग रहा था, अचानक बिजली की फुर्ती से उठा और वरुण की टांग पकड़कर उसे नीचे खींच लिया। दोनों बालकनी से नीचे गिरे। आर्यन ने वरुण का गला दबोच लिया। उसके चेहरे पर अब वही पुराना खौफनाक रूढ़ अंदाज वापस आ गया। इस बार इसमें इंसाफ की आग थी। तूने उसे छूने की हिम्मत कैसे की? तूने उसे रुलाया। आर्यन ने वरुण के चेहरे पर इतने मुक्के मारे कि वरुण बेहोश हो गया। आर्यन उसे जान से मार देता अगर पुलिस उसे पीछे न हटाती। पुलिस ने सिया को नीचे उतारा। जैसे ही उसके हाथ खुले, वे दौड़कर आर्यन के पास आई। आर्यन जमीन पर बैठा हाफ रहा था। उसका सफेद कुर्ता पूरी तरह लाल हो चुका था। सिया ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? अपनी जान क्यों दांव पर लगाई? आर्यन ने कांपते हाथों से सिया के चेहरे को छुआ। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैंने कहा था ना सिया, तुम मेरी जिद हो और मैं अपनी जिद कभी हारने नहीं देता। ये जिद नहीं है आर्यन, ये प्यार है, सिया ने रोते हुए कहा। आर्यन के होठों पर एक फीकी मुस्कान आई। शायद, पर इसे स्वीकार करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। आर्यन, आंखें खोलिए, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। सिया की चीख पूरे मील में गूंज उठी। आर्यन को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। बाहर सिया, जानकी और यहाँ तक कि गायत्री देवी भी मौजूद थी। गायत्री देवी की आंखों में पहली बार अपनी गलतियों का एहसास दिख रहा था। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। मिस्टर रायचंद ने बहुत सारा खून खो दिया है। उनकी हालत बहुत नाजुक है। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। सिया वही अस्पताल के मंदिर के सामने बैठ गई। उसने कसम खाई कि जब तक आर्यन की आंखें नहीं खुलती, वे वहां से नहीं उठेगी। लेकिन तभी वहां एक वकील आया। मैडम, मिस्टर आर्यन ने जेल जाने से पहले कुछ पेपर्स तैयार किए थे। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो ये आपको दे दिया जाए। सिया ने कांपते हाथों से वो फाइल खोली। वे तलाक और रिहाई के कागजात थे। आर्यन ने उस पर पहले ही साइन कर दिए थे। साथ ही एक नोट था, अगर मैं जिंदा बच गया तो तुम्हें आजादी मुबारक, और अगर मर गया तो सारा साम्राज्य तुम्हारा। अब कोई शर्त नहीं, कोई कैद नहीं। आर्यन, सिया के हाथ से पेपर्स गिर गए। मैं उसे पाना चाहता था, पर उसने उसे खोने की तैयारी पहले ही कर ली थी। क्या सिया अपनी आजादी चुनकर आर्यन को हमेशा के लिए छोड़ देगी, या फिर प्यार उन्हें एक बार फिर करीब ले आएगा? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग।